So hey guys, welcome back to the channel. In this video, we will discuss about the chapter acid, bases and salts, which is of science class 10. So देखो, हमारे चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स होते क्या है। सबसे पहले एसिड देखते हैं। तो एसिड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो कि डिजोल्व होने के बाद पानी में क्या देता है? H प्लस आयन देता हो। मतलब मान लो ये हमारे पास कोई एक बीकर है, उसमें हमने यहाँ तक क्या फिल कर रखा है? H2O, यानी कि वाटर। अब अगर इसमें हम एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालें तो क्या यहाँ पे जाके H प्लस आयन क्या करे? रिलीज करे। तो इस केस में हम लोग जो सब्सटेंस डालते हैं उसको हम लोग कहते हैं एसिड। ठीक है। अब एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग को यहाँ पे देखने मिली है। देखो, एसिड क्या होता है? सार, सार इन टेस्ट। मतलब अगर आप एसिड को टेस्ट करेंगे तो वो कुछ खट्टा होगा, लेकिन हम सारे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ एसिड कोरोसिव इन नेचर होते हैं। तो एसिड क्या होते हैं? कोरोसिव इन नेचर। ठीक है। सब पे एग्जांपल्स भी देखते जाते हैं। सारे जैसे कि आप लेमन जूस को अगर आप टेस्ट करते हैं तो वो खट्टा लगता है, तो उसके अंदर जो उसका जूस होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, कोरोसिव नेचर का होता है। जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl। ठीक है। उसके बाद फिर वो जो हमारे होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन एक्वस। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एक्वस को हम AQ के सिंबल से भी लिख सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में वो H प्लस आयंस भी देते हैं, सारे एसिड्स देते हैं, सब में ये कॉमन है। तो इसमें कोई एग्जांपल है, आप कोई भी एसिड का एग्जांपल दे सकते हैं। देखो, अब हमारा जो एसिड होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। एसिड क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो कि पानी में जाने के बाद H प्लस आयन से रिलीज करते हैं, उन्हीं को एसिड बोलते हैं। जैसे एक बेकर में हमने क्या कर लिया? वाटर ले लिया है, वाटर में हमने ऐड कर दिया कुछ ड्रॉप्स किसी सब्सटेंस के, तो वहाँ पे H प्लस आयंस देखने को मिले, तो वो जो सब्सटेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। ठीक है। और एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे कि वो सारे टेस्ट मतलब खट्टे होते हैं टेस्ट में, कोरोसिव मतलब बहुत ज्यादा, जैसे किसी भी मेटल पे आप डाल दो उसको कोरोड मतलब खत्म कर देंगे। उसके बाद ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस H प्लस आयंस भी रिलीज करते हैं वो अपने अंदर से। अब पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स। अब देखो, हमारा जो सबसे पहला टाइप है वो है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। हमारे पास टोटल 6 टाइप्स होते हैं या फिर उससे भी ज्यादा, लेकिन हम इस चैप्टर में 6 ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, और एनिमल्स। ठीक है। जो प्लांट्स और एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था लेमन जूस का, तो लेमन जूस में जो एसिड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिट्रिक एसिड। इसका एग्जांपल हो जाएगा सिट्रिक एसिड। वही इनऑर्गेनिक एसिड हमारा क्या होता है? जो कि प्रोड्यूस, सीधे लिख दो, फाउंड इन नेचर। ठीक है। जो एसिड हमारा नेचर में, मतलब ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है नेचर में, जो मिनरल्स में, जैसे नेचर में किस बेसिस पे? नेचर में मिनरल्स में मिलता है, नेचर में मिनरल्स के अंदर मिलता है, उस एसिड को हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल हमारा हो जाएगा जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब हमारे एग्जांपल हो जाएंगे इनऑर्गेनिक एसिड के। ठीक है। और हमारे जो आगे के टाइप्स हैं वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जिसमें जो क्या करता है? इन AQ सॉल्यूशन, AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन, मोर अमाउंट ऑफ क्या? H प्लस आयंस देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में जो ज्यादा H प्लस आयंस देते हैं उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, जिसका एग्जांपल हो जाएगा HCl, H2SO4, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड। और वही वीक एसिड्स क्या होते हैं? इन एक्वस सॉल्यूशन
लेस अमाउंट ऑफ H प्लस आयन, जिसका एग्जांपल हो जाएगा सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में या फिर वाटर में H प्लस आयंस अमाउंट, H प्लस आयंस जो देते हैं वो ज्यादा देते हैं। और वीक एसिड्स क्या होते हैं, जो H प्लस आयंस होते हैं बहुत कम देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हो जाएगा HCl और H2SO4, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और वीक एसिड का एग्जांपल हो जाएगा हमारा सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। देखो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या किससे कंपेयर करेंगे, वाटर से। कंसंट्रेटेड मतलब किसी के, जैसे कोई है उससे मेरा ज्यादा होना, जैसे हो गया यहाँ पे हम लोग किसी कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन में ज्यादा होना। तो यहाँ पे कंपैरिजन हमेशा किससे होगा, दोनों में H2O यानी वाटर से कंपैरिजन होगा। तो वाटर से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो होगा वाटर का कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लो होगा और प्लस एसिड का ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब पानी और एसिड को अगर हम लोग एक, जैसे मान लो ये कंटेनर है हमारे पास, इसमें हमने पानी और एसिड को मिक्स किया हुआ है। तो मान लो इतना हमारे पास एसिड है और इतना सा हमने पानी ऐड किया हुआ है। तो इस केस में ये जो हमारा एसिड होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा CON H2SO4 या फिर CON HCl, कोई भी। ठीक है, कंसंट्रेटेड मतलब एसिड का ज्यादा होना, पानी का कम होना। अब वहीं पे डाइल्यूट का अपोजिट हो जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा होना और एसिड का क्या होना, कम होना। अब इसी एग्जांपल से समझते हैं, मान लो हमारे पास इतना वाटर है और इतना सा एसिड है, तो इस केस में हमारा ये डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड। एग्जांपल हो जाएगा DIL, डाइल्यूट को हम लोग DIL H2SO4 लेते हैं। अब हमें यहाँ पे आप देखो, खुद देखो, यहाँ पे हमने H2SO4 दोनों केस में लिखा, तो कई बच्चों का अभी भी डाउट होगा H2SO4 तो दोनों हो गया, तो क्या दोनों का एग्जांपल होगा। यहाँ हमने कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है, मतलब वो कंसंट्रेटेड है, एसिड ज्यादा है उसमें पानी कम है, मतलब पानी कम, बस यहाँ पे पानी कम होता है और यहाँ पे पानी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे H2SO4 में पानी कम मिला हुआ है और H2SO4 ज्यादा है, तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है। और वहीं पे यहाँ पे पानी ज्यादा है और H2SO4 कम मिला हुआ है, तो ये डाइल्यूट H2SO4 है। कंसंट्रेटेड हमेशा ज्यादा H प्लस आयंस देता है, डाइल्यूट हमेशा कम H प्लस आयंस देता है एक्वा सोल्यूशन में। देखो अब हमारा एसिड खत्म हो चुका है, अब हमारे पास यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेस। एसिड हमने कंप्लीट कर दिया, अब हम पढ़ते हैं बेस। अब हमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है। ठीक है, देखो तो बेस क्या होता है, द सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, मतलब जब किसी सब्सटेंस को हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो OH माइनस आयंस, एसिड क्या H प्लस और बेस क्या OH माइनस आयंस देता है, ये OH माइनस है ऐसे, OH नेगेटिव। ठीक है, OH माइनस आयन जब वाटर में होने के बाद वो देता है तो वो हमारा बेस होता है। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि ये, जैसे वो क्या होता था, एसिड हमारा सार टेस्ट मतलब खट्टा टेस्ट का होता था, ये कड़वा होता है मतलब बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट। और ये सोपी टू टच होता है, क्या होता है, सोपी टू टच। मान लो अगर आप बेस को लेके ऐसे से टच करते हो तो बहुत ज्यादा सोपी होगा, सोपी नेचर का होगा। और फिर ये OH माइनस आयंस देता है एक्वस सॉल्यूशन में, आयंस AQ। ठीक है, अब एक बार फिर से समझ लेते, देखो अब ये क्या होता है, बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि पानी में जाने के बाद OH माइनस आयंस देता है। उसके बाद इसका टेस्ट क्या होता है, बिटर मतलब कड़वा टेस्ट होता है इसका। सोपी टू टच होता है, मतलब अगर आप इसको टच करेंगे तो बहुत सोप जैसा फील करेगा। और OH माइनस आयंस होते हैं उसके, अगर उसको हम लोग डिजॉल्व करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में। अब आप लोग का कुछ कुछ केसेस में आ रहा होगा, कुछ बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है तो उसको चाहिए सोपी टू टच, यानी सोप भी तो हम टच करते हैं तो सोपी नेचर का होता है। तो हाँ, सोप भी जो हमारा होता है वो भी क्या होता है, बेस होता है। जो हमारा सोप होता है वो भी एक बेस होता है, वो भी बेसिक नेचर का होता है, बेस होता है सिंपली। अब बेस को हम कैसे समझते हैं, जैसे हमने उसके टाइम पे एग्जांपल बनाया था। मान लो हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, इसमें वाटर है, हमारे पास क्या है, वाटर H2O फिल है। अगर हम इसमें कुछ ड्रॉप्स एक सब्सटेंस के डालें
जो कि इसमें जाने के बाद OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? OH माइनस आयंस। तो ये जो सब्सटेंस होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। और इसी का ऑपोजिट अगर कोई सब्सटेंस है और वाटर में H2O में जाने के बाद वो क्या करता है? यहाँ पे H प्लस आयंस देता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिड। कि हमारी दो इंपॉर्टेंट फिगर्स है। अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलो तो नोट्स बनाते चलिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट topic for you all, as it is always coming it in alternative ways, it is asked in board examination, so you have to learn this too। मतलब जो एसिड होता है वो H प्लस आयंस देता है एक्वस सोल्यूशन में, जो बेस होता है वो H माइनस आयंस देता है एक्वस सोल्यूशन में। बेस बिटर टेस्ट का होता है, सोपी टू टच होता है, OH माइनस आयंस देता है एक्वस सोल्यूशन में। और एसिड क्या होता है? सार टेस्ट का होता है, मतलब खट्टा टेस्ट होता है, और उसके अंदर क्या होते हैं? H प्लस आयंस होते हैं, और वो क्या होता है? बहुत ज्यादा कोरोजिव नेचर का होता है। बेस की भी एक प्रॉपर्टी है जो कि वो कोरोजिव नेचर का होता है। दैट्स ऑल। अब बेसिस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे बेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि एक ही टाइम में पढ़ लेते हैं। वीक वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कंसंट्रेटेड बेस होता है, डाइल्यूट बेस होता है। तो सेम चीज है। वीक बेस क्या होगा? जो लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस देगा एक्वस सॉल्यूशन में। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? जो मोर अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस देगा इसमें एक्वस सॉल्यूशन में। कंसंट्रेटेड क्या होगा? जिसमें कि हमारा बेस ज्यादा होगा और वाटर क्या होगा? कम होगा। और डाइल्यूट क्या होगा? जिसमें कि बेस कम होगा और H2O क्या होगा? मतलब पानी क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे मान लो दूध वाले क्या करते हैं? मिलावट करते हैं। तो मिलावट करते हैं, अगर वो लोग ज्यादा पानी मिलाते हैं, दूध कम रहता है तो वो डाइल्यूट है। अगर दूध ज्यादा रहता है और पानी थोड़ा सा रहता है तो वो कंसेंट्रेटेड है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? जो OH माइनस आयंस रिलीज करता है। स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा ज्यादा OH माइनस आयंस रिलीज करता है एक्वा सॉल्यूशन में। और वीक बेस क्या होता है? जो कि कम OH माइनस आयंस रिलीज करता है एक्वा सॉल्यूशन में। दैट्स ऑल। अब हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे इंडिकेटर्स हमें जो पढ़ना है, इंडिकेटर्स। देखो मेरी वॉइस को जरूर करना, मुझे सर्दी हुई है, इसी वजह से आई वाज टू लेट फॉर योर दिस लेक्चर। एक ही दिन में मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ और मुझे सर्दी हुई थी, इसी वजह से मैं आगे वाले मतलब अब तक लेक्चर नहीं शूट कर पाया। फिर भी मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया था, आई थिंक आपने देखा होगा। तो इंडिकेटर्स में हमें क्या पढ़ना? छोड़ो, आज नहीं देखा होगा तो फिर क्या देख लेना जाके। इंडिकेटर्स में हमारे पास तीन टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। देखो, एक होता है हमारा लिटमस, मतलब ऐसे तो दो टाइप्स के होते हैं मेजरली देखा जाए। एक होता है हमारा नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। तो सिंथेटिक में होता है लिटमस, फिनप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। और हमारा जो होता है क्या था? ऑर्गेनिक और सिंथेटिक। तो और जो हमारा ऑर्गेनिक होता है उसमें हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स होता है, जैसे कि अनियन पिल्स, कैबेज, रेड कैबेज लीव्स। ये सब क्या करते हैं? पानी में भी सब पढ़ने हमें, वो सब छोड़ो, पहले ये समझो। लिटमस, फिर हमारा होता है लिटमस पेपर, लिटमस पीएच स्केल, ठीक है। और फिर हमारे पास होता है जैसे लिटमस हो गया, पीएच पेपर हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। मिथाइल ऑरेंज को नहीं लेते, पहले हम यूनिवर्सल इंडिकेटर और ले लो। मिथाइल ऑरेंज, फिनप्थलीन, सभी के साथ ले लो। फिनप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब यहाँ से समझना शुरू करो। ये हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। अब इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं एसिड और बेसिस को सेपरेट आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। क्या सब्सटेंस हमारा एसिड है, क्या सब्सटेंस हमारा बेस है, क्या सब्सटेंस हमारा न्यूट्रल है, ना ही वो एसिड ना ही वो बेस है। ये सब हमको आइडेंटिफाई करने में लिटमस, पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर, फिनप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, अनियन के पिल्स और हमारे ये रेड कैबेज लीव्स, ये सब हेल्प करते हैं हमें आइडेंटिफाई करने में क्या चीज एसिड है, क्या चीज बेस है, क्या चीज न्यूट्रल है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे हम। यूनिवर्सल इंडिकेटर में कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे अगर आप उस पर टच करेंगे ये कलर शो करेगा, पीएच स्केल कलर शो करेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करेगा? वो स्केल के हिसाब से बताएगा ये एसिड है या बेस, मतलब उसको कुछ डिजिट्स लिखे होता है, वो भी हमें पढ़ना, ठीक है। लिटमस सोल्यूशन, या तो लिटमस पेपर रेड होता है या फिर वो ब्लू होता है। अगर वो रेड होगा
और अगर हम उसको बेस के साथ बेस में डिप करेंगे तो वो हमें ब्लू कलर देगा। अगर वो ब्लू कलर आया तो फिर मतलब वो बेस है। और वहीं अगर हम लोग ब्लू लिटिमस को एसिड में डुबोते हैं तो वहां पे अगर रेड कलर आता है तो मतलब वो एसिड है, ऐसा कुछ। ठीक है। फिनेप्थलीन और मिथाइल केमिकल्स होते हैं। फिनेप्थलीन एक केमिकल होता है जो कि क्या करता है, अगर हम लोग फिनेप्थलीन को क्या करते हैं बेस में डिजोल्व, मतलब बेस अगर में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो बेस को पिंक कलर का कर देता है वाया। अगर हम लोग फिनेप्थलीन को क्या करते हैं एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस का कलरलेस ही रहता है। इसका कलर जो था वो कलरलेस रहता है, लेकिन बेस में जाने के बाद वो पिंक हो जाता है, एसिड में वो कलरलेस ही रहता है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज जाते ही एसिड के साथ क्या करता है पिंकिश रेड कलर, मतलब सीधे सीधे हम लोग कहते हैं रेड कलर बनाता है मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ। और बेस के साथ क्या कलर फॉर्म करता है, येलो कलर का, येलो कलर ही फॉर्म करेगा, येलो कलर का कुछ। ठीक है। आप एक यूनिवर्सल इंडिकेटर को अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे पहले समझ लो, ये समझ लो साथ में, यहीं पे इसको हम खत्म कर देते हैं ताकि हमें बाद में पढ़ना ना पड़े। देखो फिनेप्थलीन क्या करता है एसिड के साथ और बेस के साथ, एसिड के साथ फिनेप्थलीन क्या करता है कलरलेस रहता है, और पहले से ही क्या रहता है ये कलरलेस रहता है। ठीक है, ये पहले से भी कलरलेस रहता है और एसिड में जाने के बाद भी कलरलेस रहता है। बेस में जाने के बाद ये पिंक कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का। मिथाइल ऑरेंज एसिड में, बेस में। देखो एसिड में क्या होता है रेड, पिंकिश रेड, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पिंकिश रेड, स्पेसिफिकली पिंकिश रेड, और हम लोग मेजरली ऐसे रेड बोलते हैं। और बेस में जाने के बाद मिथाइल ऑरेंज क्या किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक। अब लिटमस क्या करता है, लिटमस क्या करता है एसिड में और बेस में। देखो एसिड में किस कलर का हो जाता है ये रेड, और बेस में ब्लू। अब हमें पढ़ना है पीएच के लिए और यूनिवर्सल इंडिकेटर। सबसे पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ते हैं। चलो, अब सबसे पहले यूनिवर्सल यूनिवर्सल इंडिकेटर वो कुछ ऐसा होता है, उसमें कुछ 1 से लेके 14 तक एक स्केल रहता है, उसमें 1 से लेके 14 तक नंबर रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ऐसा सा एक स्केल रहता है जिसको हम, जैसे देखो अगर उसकी रीडिंग 1 से लेके 6 तक जा रही है तो मतलब जो सब्सटेंस जिसकी रीडिंग है वो है एसिड, और वहीं अगर उसकी रीडिंग 7 है तो वो है न्यूट्रल, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। अगर उसकी रीडिंग 8 से 14 जा रही है मतलब वो क्या है बेस है। अब इसमें भी अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे मान लो अगर हमारी रीडिंग 1 से लेके 2 तक है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, 3 से लेके 5 तक है तो वो अच्छा खासा एसिड है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं वीक भी नहीं है, और वहीं 5 6 है तो मतलब वीक एसिड है। ठीक है, वहीं पे 7 क्या होता है, ना ही वो एसिड होता है ना ही वो बेस होता है, उसको हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं, जो कि हमारा H2O है, और साथ में कुछ लिक्विड होते हैं। ठीक है, अब 8 से लेके 14 तक हमारे जो रीडिंग आ रही है वो किसकी होती है, बेस की रीडिंग होती है। स्पेसिफिकली जो हमारा 13 और 14 होता है वो हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस माने जाते हैं, और 12 से लेके 10 तक की जो हमारी रीडिंग होती है ये एवरेज बेसिस होते हैं, ना ही ज्यादा खतरनाक वाले और ना ही ज्यादा कम खतरनाक वाले, मतलब काफी अच्छा ये भी लोग डैमेज कर देते हैं। और जो हमारे 8 और 9 की रीडिंग है ये लोग वीक बेसिस होते हैं। ये है हमारा बेस, और बेस ये है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। और वहीं पर अगर हम पीएच पेपर की बात करें तो पीएच पेपर कलर्स देता है, जैसे मान लो अगर वो बेस होगा तो क्या देगा वो कलर ब्लू देगा, अगर वो एसिड होगा तो क्या कलर देगा रेड, और अगर वो न्यूट्रल होगा तो क्या कलर देगा ग्रीन, क्या देगा ग्रीन। अगर वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा तो कौन सा कलर देगा पर्पल, और ज्यादा स्ट्रांग रहेगा रेड देगा। यहाँ पे आते थे येलो येलोइश येलोइश होने लगता है, देखो यहाँ रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट, फिर पर्पल हो जाता है, ऐसे डार्क होते चला जाता है। जितना ज्यादा डार्क ब्लू उतना स्ट्रॉन्ग बेस, जितना ज्यादा डार्क रेड उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज्यादा फेंट ब्लू उतना वीक बेस, और जितना ज्यादा फेंट रेड उतना ही वीक एसिड। ये होता है एकदम अच्छी आसान याद करने का तरीका। ये हमारे इंडिकेटर्स होते हैं कुछ। अब हमको पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो अब बढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें यहाँ पढ़ेंगे, देखो मान लो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी भी केमिकल से अगर हम लोग एसिड और बेसिस का रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा। केमिकल्स मतलब सब्सटेंसेस। देखो एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे या फिर बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैंने बताया वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। तो मेटल के साथ वो क्या करेंगे, सॉल्ट बना देंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे, ठीक है। जब एसिड और बेस मेटल के साथ सेपरेटली रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। मान लो एसिड को हमने आयरन को हमने एसिड में डाल दिया तो फिर वो क्या कर लेगा, उस मेटल का सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। वहीं पे अगर हमने बेस को मेटल में डिप कर दिया तो फिर नहीं, मतलब मेटल को बेस में डिप कर दिया तो क्या करेगा, वो सॉल्ट बना देगा बेस उस मेटल का, उसके बाद और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। और फिर अब दूसरा केस, जो हमारा ये पहला केस था, अब दूसरा केस देखो, अगर हमारा एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा या फिर बेस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गया है। तो हमारा जो ये ऑक्सीजन ये जाके हाइड्रोजन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन पढ़ा हमने। तो जब ऑक्सीडाइज कर देगा तो H2 के साथ O भी लग जाएगा, जो कि हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है वाटर का। तो यहाँ पे हमारा H2O बन जाएगा सीधे सी। देखो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन जब हमारा H2 जब हमारा निकलेगा तो ऑक्सीजन कहेगा रुक, मैं भी पकड़ लेगा। तो वो पकड़ लेगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को पकड़ने के बाद वो किसका फॉर्मेशन कर देगा, वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। दैट्स ऑल। देखो जब हमारा एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तभी सॉल्ट तो हर केस में बन रहा है, देखो, लेकिन यहाँ पे वाटर बन रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन ने पकड़ लिया हाइड्रोजन को, उसके बाद H2O बना दिया। बेस भी सेम फॉर्म करता है, मतलब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा HCl प्लस Na, ठीक है, सोडियम, सोडियम मेटल है, HCl प्लस Na, NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन, H2 का फॉर्मेशन करेगा। फिर यहीं पे हो गया बेस, जिसके हम NaOH प्लस कौन सा बेस, कॉपर लेते, कॉपर नहीं, यहाँ पे हम बेस लेते हैं लेट्स सपोज जिंक, एल्यूमिनियम ले लेते हैं। एल्यूमिनियम अगर हम लेंगे तो क्या करेगा, NaH, एक सेकेंड इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा, आई विल टेल यू द रिएक्शन इन लास्ट। देखो जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि हो गया हमारा HCl प्लस FeO, FeO नहीं NaO, ठीक है, Na2O, Na2O, हाँ, HCl plus Na2O give NaCl plus H2O, NaCl sorry NaOH plus NaO, हाँ, NaCl plus NaO, let me think। देखो देखो इट वाज टू कंफ्यूजिंग, फिर से एग्जांपल ले, जैसे देखो हमारा एसिड हो जाएगा, एसिड जब हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे कि हमारा मान लो यहाँ पे है एसिड का, तो हमने एग्जांपल ले लिया था, बेस का एग्जांपल लेना बाकी था। जैसे बेस में अगर हम ले ले NaOH, इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। NaOH जब हमारा Fe से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, NaFe, NaFe, एक सेकेंड, मेटल है और बेस है, NaFeO, Na2FeO प्लस H2 गैस को लिबरेट कर देगा। ये इक्वेशन मेरे दिमाग में आ नहीं रही, इक्वेशन लिखना पड़ता है, हमेशा इक्वेशन याद करेंगे। देखो हमारा ये बेस था, ये हमारा मेटल था, रिएक्ट करने के बाद मेटल सॉल्ट दिया उसने, बेस था, मेटल सॉल्ट मिला और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। और वहीं पे ऑक्सीजन रहेगा तो H2 के जगह पे यहाँ पे FeO रहेगा, अगर यहाँ पे तो यहाँ पे H2O बन जाएगा, यहाँ पे से O हमारा शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। सिंपली मेरे दिमाग से ऐसे स्किप कर जाता है, छोटी छोटी चीजें स्किप कर जाती हैं, स्किप नहीं कर जाती है, मेरी इक्वेशन नहीं लिखा, मेरी आदत है इक्वेशन लिख के याद करना, तो इक्वेशन लिख के याद आ गया, ठीक है, लेट्स गो। सॉरी सॉरी, मुझे लगा वीडियो ऑन है, मैं लिखते चला गया, पढ़ाते चला गया, फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जब हमारा एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करेगा। बेस जब हमारा मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं करेगा तो प्रोडक्ट, ठीक है। एसिड जब हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम यही प्रोडक्ट, सॉल्ट
वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनेगा। और जब हमारा बेस मेटल कार्बोनेट के साथ कभी गलती से आ गया तो रिएक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया एसिड, ऐसे नहीं इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे मेरा स्किप कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे एसिड में HCl ले लो और मेटल कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। अब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। देखो यही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और बेस तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। और वहीं पे हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर ले तो HCl प्लस NaHCO3, Na2CO3 यहाँ पे मेटल कार्बोनेट है, NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। रिएक्ट करने के बाद NaCl देगा, H2O देगा और CO2 CO2 देगा। लेट्स टेक अ ब्रेक, पानी पी लो भाई। सॉरी, जैसे चीजें मेरे दिमाग से स्किप क्यों कर जा रही है, इसके पीछे का रीजन पानी पीते पीते सुन लो। देखो क्या है, सारे टीचर्स पीपीटी लेके आते हैं, पीपीटी से पढ़ाते हैं। मेरे यहाँ पे पीपीटी तो है नहीं अभी, बोर्ड पे पढ़ाते, तो फिर क्या होता है लोग नोट्स भी नहीं यूज करते। यहाँ तक कि मेरे पास अभी कोई बुक नहीं है, मैं कोई भी सोर्स यूज करने में, पूरा मेरा रूम खाली है। यहाँ पे मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, पागलों की तरह पढ़ा रहा हूँ। और फिर भी मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। मैं अपने दिमाग से जैसे जो मैं वीडियोस के क्लिप कट करता हूँ तो क्या करता हूँ, सोचता हूँ क्या था वो, मतलब मैंने क्या याद किया था। मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं है उस चीज का। मैं शिफ्ट होके आया हूँ कहीं से, तो मैंने अपने सारे नोट्स क्लास 10 के वहीं पे छोड़ दिए हैं। तो मैं नोट्स भी नहीं यूज करता हूँ ना, मैं नोट्स बना पा रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास टाइम नहीं होता। देखो मेरा शेड्यूल क्या है, सवेरे 8 से मेरा 2:30 बजे तक स्कूल रहता है, फिर 2:30 बजे से 3 बजे तक रेस्ट करते हैं, 3 बजे से 4 बजे तक ऑफलाइन वालों की ट्यूशन रहती है। उसके बाद 4 से 8 मेरी ऑनलाइन ट्यूशन रहती है। फिर 8 के बाद 9 तक मैं फ्री होता हूँ। फिर 9 के बाद आप लोग का ये लेक्चर शूट हो रहा है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता नोट्स बनाने का, लेकिन मेरे अंदर इतनी अच्छी कैपेसिटी है कि मैं कुछ भी एक बार याद कर लेता हूँ, रिटेन कर लेता हूँ, तो मैं उसको भूल नहीं सकता, ठीक है। तो पानी आपने पी लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब एग्जांपल सोचने में बहुत इजी भाई, एग्जांपल सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे मेरे दिमाग में सेंटेंस स्किप कर रहा था, मैंने सिर्फ वो स्टेटमेंट्स लिखी थी, इक्वेशन लिखा था। इक्वेशन में अगर लिखता था तो इक्वेशन लिखने में मुझे टाइम नहीं लगता, और मेरे दिमाग से कुछ भी स्किप नहीं करता। मेरा जितनी भी मेरी थिंकिंग है, सब कहते हैं थिंकिंग यहाँ से होती है, मेरी थिंकिंग इससे होती है। छोड़ो मजाक कर रहा हूँ, सबकी थिंकिंग यही से होती है। देखो HCl जब हमारा मेटल कार्बोनेट के साथ ऐड करेगा तो क्या करेगा, NaCl मतलब सॉल्ट, वाटर और हाइड्रोजन गैस, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। और वहीं पे जब हमारा मेटल, हाँ HCl मतलब एसिड, जब हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ऐड करेगा, सेम प्रोडक्ट मतलब सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करेगा। इसके बाद हमें पढ़ने हैं सॉल्ट्स। क्या पढ़ना है, सॉल्ट। सबसे पहले सॉल्ट पढ़ने से पहले हमको एक रिएक्शन पढ़नी है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं आपको कहा था उस वीडियो में कि आपको अगले लेक्चर का वेट करना होगा। अगले लेक्चर में एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा कि आपने एसिड भी समझ लिया, बेस भी समझ लिया, अब हम इसको अच्छे से समझा पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू प्रोड्यूस न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहीं पे हम फिर से लिखते हैं एसिड, इसका मतलब क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट में सॉल्ट न्यूट्रल जो कि हो। एसिड एसिडिक नेचर का होता है जिसका पीएच वैल्यू 1 से 6 तक होता है। बेस बेसिक नेचर का होता है जिसका पीएच वैल्यू 8 से 14 तक होता है। वो सॉल्ट फॉर्म करेंगे जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, और वो क्या फॉर्म करेंगे, H2O फॉर्म करेंगे। हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि हमारा एसिड HCl ही ले लो, बेस ले लो NaOH, ठीक है। जब इनका रिएक्शन होगा NaCl, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है, जो कि हर घर में यूज होता है, सॉल्ट मतलब नमक, कॉमन सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, और H2O भी हमारा लिबरेट हो जाएगा। इक्वेशन एक बार क्या कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन,
एक सोडियम एक सोडियम, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस, वी डोंट हैव टू बैलेंस इट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। क्लास 10 की केमिस्ट्री का सबसे फेवरेट लाइन यही है मेरा, और मुझे अब हमेशा याद रहेगा जब तक, उसके पहले से आता है, 7 से ही आता है ये। जब एसिड और बेसिस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। मतलब पता नहीं था कि एसिड क्या होता है बेस क्या होता है, लेकिन इतना याद था कि एसिड बेस रिएक्ट करेंगे सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। तो एसिड जो हमारे जिनका पीएच वैल्यू किससे होता है, 1 से लेके, इसका देखो इसका पीएच वैल्यू 2 होता है मेजरली, हमारे जितने भी लैबोरेटरीज के होते हैं वैसे तो होता है 1 जो कि नेचुरली फाउंड होता है, लेकिन इसको हम लोग 2 ले लेते हैं। इसका भी हमारा 2 नहीं भाई 13 होता है, होता 14 है, सबसे लास्ट वाला सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये भी सबसे स्ट्रॉन्ग है। 1 ही ले लो भाई, 1 ही ले लो, नेचर वाला ही ले लो, ठीक है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो इनका जो वो फॉर्म होता है प्रोडक्ट, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, और वाटर का भी तो 7 ही होता है, तो न्यूट्रल ही फॉर्म होता है। मतलब तुम समझो, एक इधर से लड़ाकू और एक इधर से लड़ाकू लड़ के खत्म हो गए, क्या बनाते हैं, मान लो खत्म हो गए, उनकी सारी लड़ाईपन निकल गई उनके दिमाग से, उनके एक सीधा साधा सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। उसके बाद एक और प्रोडक्ट सीधा साधा, ये वो ज्यादा क्या ही है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे एसिड बेसिस रिएक्ट सॉल्ट बनाएंगे, HCl NaCl H2O फॉर्म करेगा। अब तब से हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट सॉल्ट कर रहे हैं, तो हमें सॉल्ट का मतलब तो पता ही होना चाहिए कि सॉल्ट क्या होता है। जब एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं, उनका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसी को हम लोग सॉल्ट कहते हैं। तो हमको इस चैप्टर में कुल 5 तरह के सॉल्ट्स पढ़ने हैं, जिनका नाम है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, दो पढ़े, कास्टिक सोडा। यहाँ हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे इनका, और यहाँ पे इनकी प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन लिखेंगे। तो हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है NaHCO3, और जो हमारा कास्टिक सोडा होता है इसका होता है NaOH होता है ना शायद से, एक सेकेंड, कास्टिक सोडा, हाँ सॉरी, NaOH ही होता है, ठीक है, NaOH, ठीक है। अब इनका प्रिपरेशन देखो, जब हमारा NaCl H2O4 या H2O के साथ उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते तो हमारा NaOH और H2 प्लस O2 गैस हमारे सेपरेट हो जाते हैं। नहीं, NaH2 और Cl2 गैस हमारे इवो बाहर निकल जाते हैं। देखो, अब देखो कास्टिक सोडा, सबसे पहले नंबरिंग हम यहाँ से 1 2 करेंगे, वो ऊपर लिखा हुआ है। कास्टिक सोडा क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम क्या है कास्टिक सोडा का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेजरली क्वेश्चंस केमिकल नेम पे ही आ जाते हैं कभी कभी। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग नमक को क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं, उसमें बिजली पास करते हैं, बिजली पास करने के बाद NaOH, समझ लो भाई, करवा के ही दिखा देते हैं। मान लो हमारे पास बीकर है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये पानी भरा हुआ है, PaO, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड है, पॉजिटिव है प्लस वाला, ये कैथोड है, एनोड है, कैथोड क्या है, नेगेटिव है, NCl, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। अब इससे नेगेटिव वाला हमारा टर्मिनल इससे पॉजिटिव वाला टर्मिनल मिला हुआ है। अब देखो, अब हमारा इसमें गया हमारा NaCl, वाटर का NaCl गया, अब ये टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस के एटम्स में टूट गया। उसके बाद हमारा जो Cl था वो इवॉल्व हो गया, बाहर निकल गया, हाइड्रोजन हमारा इसमें से निकल गया, ठीक है, कुछ हाइड्रोजन के एटम्स बचे, मतलब तो फिर वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और Na मिलके क्या बनाते हैं, NaOH बनाते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो यही जो हमारा, इसी प्रोसेस को हम लोग
सॉरी, जो हमारा Cl2 निकलता है वो हमेशा एनोड पे निकलता है, क्या करना है, और जो हमारा H2 निकलता है वो हमेशा कैथोड पे निकलता है। इससे मेजर टाइम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और यही प्रोसेस होता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, ये इलेक्ट्रोलिसिस का भी एग्जांपल है। अब वही बात रह गई, अब हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर था उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसमें से एक स्टेप आगे और चल सकते हैं, और उसकी भी प्रिपरेशन बहुत ही इजी है। मान लो हमारे पास CaOH का वोल्ट वाइज था, ब्लीचिंग पाउडर दैट्स नॉट CaOH, तो हमने ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मैंने गलत लिख रखा है, NaHCO3 भी होता है, ये CaOCl2 होता है, मैंने सीक्वेंस में लिखा नहीं क्या भाई, CaOCl2 होता है। मान लो CaOH का होल को हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O बनेगा, हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब CaOH क्या हो, CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जब हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी, नाम से ही ढूंढो भाई, कैल्शियम ऑक्सी, CHLORIDE, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म करेगा और H2O मतलब कि वाटर रिलीज करेगा। इस रिएक्शन, मान लो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने किसमें डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में हमने Cl2 पास किया, तो हमें जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा और H2O लिक्विड मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इनके यूजेस भी हमें पढ़ने हैं। अब इसके बाद जो हमारा आता है उसको हम लोग बोलते हैं, हमने कास्टिक सोडा पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया, बेकिंग सोडा पढ़ते जो कि घर घर में यूज होता है, ठीक है। क्या था सबसे पहला वाला, हाँ कास्टिक, ब्लीचिंग, अब आया हमारी बारी बेकिंग, बेकिंग बेकिंग सोडा, अब चेंज कर लो भाई, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, ठीक है। बेकिंग सोडा का जो हमारा केमिकल नेम होता है वो हमारा होता है NaHCO3, ठीक है। जब हम इसको मान लो सोडियम कार्बन या सोडियम कार्बन मेटल कार्बोनेट को जब हम लोग H2O से रिएक्ट कराते हैं, हाँ ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा, देखो ये रिएक्शन हमने अभी पढ़ी हुई है, देखो सोडियम कार्बोनेट जो कि एक बेस है, जब उसको हम लोग H2O यानी कि वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या, हो मैंने क्वेश्चन गलत नहीं ना लिखी है भाई, कहाँ से H बाहर आएगा जब H यहाँ यूटिलाइज हो गया, ठीक है। देखो जब हमारा सोडियम कार्बोनेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों को मिला जुला के हमारा जो बनेगा NaHCO3 बनेगा। देखो यहाँ दो था, यहाँ दो पहले करो, अब क्या क्या इम्बैलेंस हुआ ये देखो, यहाँ दो Na दो Na, ठीक है, एक कार्बन एक कार्बन इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ऑक्सीजन 3 है, 4 हो गया, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 होगा, 6 नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो मान लो यहाँ पे 3 कर दो, तो 3 करेंगे तो नहीं 4 करो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 लगाओ, 2 2 जा 4, ये तो हो जा रहा है, लेकिन ये कार्बन CO3 को बैलेंस होना है, देखो फिर से एक बार कोशिश करते हैं, 2 सोडियम 1 सोडियम, एक कार्बन एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, और कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं,
4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 कर दे, 2 2 4, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे हमें हाफ करना होगा। ये आप लोग अभी 11th में नहीं होने, तो मैं इस रिएक्शन को फटाक से बैलेंस कर दूं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को कंप्लीट होल नंबर यूज करना है। तो इसका जो हमारा होगा, एक मिनट, लेट मी थिंक एंड फर्स्ट डू इट इन रफ। देखो इतना सॉल्व करने के बाद ये पता चला, देखो यहाँ पे हमको होल्ड वाइज करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें हाफ करके यूज करना पड़ेगा। ये जो हमारा CO3 है, ये हमें हाफ करके यूज करना पड़ेगा, जो कि अभी आपके सिलेबस में है नहीं, तो ये बैलेंसिंग आप छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे हमें होल्ड वाइज करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें हाफ करना पड़ेगा, उसके बाद ये बैलेंस हो जाएगा। अब हमें आगे बढ़ना है, जो कि हमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, कास्टिक सोडा पढ़ लिया, बेकिंग सोडा पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया। अब हमें वॉशिंग सोडा और POP पढ़ना है, ठीक है। वॉशिंग सोडा मेरा फेवरेट, वॉशिंग सोडा। देखो ज्यादा दिन रिवाइज ना करने का ये नतीजा है, इतना मुझे सोचना पड़ रहा है, तो सोचना नहीं पड़ता, ठीक है। आप लोग रिवाइज करते रहो। अब देखो, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3, इसका भी सेम होता है क्या, Na2CO3, आओ देन 10H2O भी तो होता है। अब इसका प्रिपरेशन थोड़ा 3 स्टेप जाएगा, तो हम का POP बाद में पढ़ लेंगे। देखो Na2CO3.10H2O क्या होता है, इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसमें हम लोग क्या क्या रिएक्ट कराते हैं, देखो इसमें हम क्या करते हैं, NaCl को, H2O को, NH3 को, उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, CO2 का जब रिएक्शन करवाते हैं, एक सेकंड नीचे कर देते हैं, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है हमारा NaHCO3 प्लस NH4Cl। तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसको छोड़ दो। फिर हम क्या करते हैं, NaHCO3 को क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे बहुत चौक है, हीट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस हमारा दे देता है H2O, दे देता है, 10H2O नहीं देता। फिर हम क्या करते हैं, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, Na2CO3 को जब हम लोग फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हाँ, यही हमारा जो प्रोडक्ट होता है, यही देता है Na2CO3.10H2O। और यही इतने सारे जितने भी प्रोसेस होते हैं, इन्हीं प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेज प्रोसेस। क्या बोलते हैं, सॉल्वेज प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला स्टेप देखो, हमने नमक, पानी, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को घोला, NH CO3 बना, NaHCO3 बना, और NH4Cl बना, पूरे ये Cl बना, ठीक है। फिर NaHCO3 को हमने हीट किया, क्या बना, Na2CO3 बना, और H2O भी बाहर आ गया। फिर हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करवाया, Na2CO3 को जब हमने H2O के साथ ऐड किया, Na2CO3.10H2 का फॉर्मेशन हुआ। इसी के बाद हमें जस्ट पढ़ना है, वो है हमारा टॉपिक, दैट्स ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, CaO CaOH शायद रहता है, एक सेकंड देखो। ब्लीचिंग पाउडर का जो हमारा केमिकल नेम होता है, उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, CaOH, यस CaOH का होल ट्वाइस को जब हम लोग क्या करते हैं, Cl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, हमारा CaOCl2 बनता है, और H2O भी बनता है साथ में, इसका भाई ठीक लगभग लोग साथ बनता है। यही हमारा एक स्टेप है, इसमें हम लोग
इसमें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन से पास करते हैं, तो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। और ब्लीचिंग पाउडर तो हमने पढ़ लिया शायद ना, हमें पीओपी पढ़ना था। शिट भाई शिट। देखो H2O भी बन जाता है। अब हमें पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। चलो एक बार हमने रिवाइज कर लिया, अच्छी बात है। पीओपी, पीओपी जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है Na2 नहीं CaSO4 डॉट 7H2O, ये फॉर्मूला होता है CaSO4.7H2O। देखो CaSO4.2H2O जो कि होता है हमारा जिप्सम, जब इसको हम लोग हीट करते हैं, ऐसे याद रखो भाई, डॉट हाफ H2 होता है, 7H2O तो हमारे आयरन ऑक्साइड का। देखो जब हम जिप्सम को जो कि होता है CaSO4.2H2O को जब हम लोग हीट करते हैं 373 केल्विन पे, डिग्री केल्विन पे, तो वो क्या देता है CaSO4.5H2O, और क्या कर देता है हाफ H2O को अपने से बाहर कर देता है। ये प्रिपरेशन होती है किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, ठीक है। अब देखो, अब ये सारे होते हैं हमारे सॉल्ट्स, मेजरली ये सारे सॉल्ट्स होते हैं। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग क्या यूज करते हैं, कोई भी जैसे हम स्टैचूज बनाने में, और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टैचूज बनाने में, मग्स बनाने में, कप्स बनाने में यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कास्टिक सोडा का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा का मेजरली हम लोग यूज करते हैं, जैसे कास्टिक सोडा हमारा हो गया कास्टिक सोडा NaOH, तो हम लोग वॉशिंग में कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। ब्लीच बेकिंग सोडा का हम लोग कुकिंग में, फूड में, बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन में यूज करते हैं। हम वॉशिंग सोडा का वॉशिंग में यूज करते हैं, कई सारे जगह पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है पेपर को क्लीन करने में। और ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग यूज करते हैं किसी भी चीज को ब्लीच करने में, वॉश करने में। और पीओपी का हमने यूज अभी जस्ट पढ़ गया। अब एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्लोर अल्कलाई प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम लोग कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन करवाते हैं। अब वो प्रोसेस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो वो हम लोग पढ़ लेते हैं, मैंने स्किप कर दिया उस टाइम पे क्लोर अल्कलाई प्रोसेस बताना, मेरे दिमाग में नहीं आया। देखो क्लोर अल्कलाई प्रोसेस क्या होता है, एक बीकर लिया हमने, इसमें हमने फिर से कैथोड एनोड डाला, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, जो पॉजिटिव था एनोड था, PaO, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, NCR नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, ये कैथोड है, ठीक है, कैथोड है, नेगेटिव कैथोड और रिडक्शन। देखो अब हमारा जो प्रोसेस होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं क्लोरेटलाइट प्रोसेस, इसमें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ, अरे हमने ये अभी पढ़ा तो है, हम लोग वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन कराते हैं, कास्टिक सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा का NaCl डालते हैं हम लोग इसमें। उसके बाद फिर ये फॉर्म करता है हमारा, सॉरी कास्टिक सोडा के केस में हम लोग यहाँ पे H2O डालते हैं, और उसके बाद NaCl डालते हैं, H2O डालते हैं, उन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ये स्टेप हमने पढ़ा तो था। इसी स्टेप से दो स्टेप और ज्यादा बन के हमारा वॉशिंग सोडा फॉर्म होता है, और पहले स्टेप में हमारा जो होता है वो कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन होता है। दिस वाज द टॉपिक। इफ any topic is not clear, I will try to explain it more betterly. If you are still having any doubt, you can ask me in comment. And this was the lecture. ये लेक्चर 10 बजे के बाद शूट हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग वेरी बोर्ड, लेकिन मेरी एनर्जी लेवल में कोई भी गैप आपको नहीं दिख रहा। तो एज अ सीनियर माय गाइड to learn this topic, which is chlor-alkali process, this is very important and always ask in board examination. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, give a thumbs up and subscribe the channel as they are growing day by day. So please help us. And that was the lecture. So let me end it because time is more. हमने लाइव प्रोसेस को 45 मिनट्स में ख़त्म कर दिया था, लेकिन इसके लिए हमें पूरे 1 घंटे का टाइम लग रहा है। ओके बाय बाय।